बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी लास्ट एपिसोड। भेलसा में उस वक्त एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसके अंदर दो बहुत बड़े और नायाब बुत रखे गए थे। उन दोनों बुतों पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी भेलसा को फतह करने के बाद भेलसा में दाखिल हुआ, उस वक्त तक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मंदू को फतह करके और उसे अपनी सल्तनत में शामिल करके दिल्ली शहर की तरफ चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी भेलसा को फतह करके वहां से बहुत सा माले गनीमत हासिल किया। भेलसा का इंतजाम उसने अपने एक अमीर के हाथ में दिया और माले गनीमत और भेलसा से मिलने वाले उन दो नायाब बुतों को लेकर वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की खिदमत में हाजिर होने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था। दिल्ली पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो दो बुत भेलसा के मकाम से हासिल किए थे वो दिल्ली के बदायूं दरवाजे में तोड़कर शाहराह पर डाल दिए ताकि लोगों के पांव के नीचे आकर पामाल हो। उसके बाद भेलसा से जिस कदर माले गनीमत और दूसरा कीमती सामान हासिल किया था वो अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की खिदमत में पेश कर दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अब अलाउद्दीन खिलजी का सिर्फ चचा ही नहीं बल्कि उसका ससुर भी था। अलाउद्दीन खिलजी की उस खिदमत से जलालुद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ। उसने अलाउद्दीन को शाहाना नवाजिशों से सरफराज करके उसे औद के पूरे सूबे का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। उस मौके पर जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने सियासत से काम लिया। उसने जब देखा कि उसने जो माले गनीमत और दूसरा मालो असबाब अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी की खिदमत में पेश किया है और उसकी वजह से वो उस पर शाहाना नवाजिशों की बारिश कर रहा है और उसके हाल पर इस कदर मेहरबान है, तो उसने जलालुद्दीन खिलजी से दरख्वास्त की कि चंदरहरी के आसपास के इलाकों में जहां बहुत से हिंदू राजा हैं और जिनके पास बेशुमार दौलत है, उसे उन पर हमलावर होने की इजाजत दे दी जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से यह भी कहा कि जिस इलाके का आपने मुझे हाकिम मुकर्रर किया है, अगर मुझे इजाजत हो तो उसकी आमदनी से मैं एक नया और बड़ा लश्कर तैयार करूं और फिर नए लश्करियों की तरबियत अच्छी तरह करके पुराने लश्करियों के साथ एक खासा बड़ा लश्कर तैयार करके आसपास के राजाओं पर हमलावर होकर उन्हें शिकस्त दूं और अपनी सल्तनत में वुसअत पैदा करूं। उस मौके पर अपनी नरम मिजाजी और सादा दिली की वजह से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से गलती हुई। वो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की सियासत को समझ ना सका। अलाउद्दीन ने उससे एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने की इजाजत हासिल की थी और ऐसा करके अलाउद्दीन अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा करके हिंदुस्तान का सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा था। अब जलालुद्दीन खिलजी की मजबूरी ये थी कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, दूसरे उसका दामाद। चुनाचे उस पर एतमाद और भरोसा करते हुए जलालुद्दीन खिलजी ने बगैर सोचे समझे अलाउद्दीन को इजाजत दे दी कि वो जिस कदर चाहे अपने इलाकों की आमदनी से लश्कर तैयार कर सकता है। यहाँ ये इंकशाफ भी काबिल जिक्र होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की अपनी चच्ची यानी जलालुद्दीन की बीवी से नहीं बनती थी। दोनों में चपकुलश रहती थी। गो अलाउद्दीन उनका भतीजा होने के साथ साथ उनका दामाद भी था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की बीवी अलाउद्दीन को अच्छा ख्याल नहीं करती थी। इस बिना पर खुद अलाउद्दीन भी अपनी चच्ची से नाला था और वो दूर ही रहकर अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करके तख्तो ताज का मालिक और वारिस बनने का तहिया कर चुका था। दूसरी तरफ जलालुद्दीन खिलजी की बीवी उसके मिजाज पर पूरी तरह हावी थी और वो उसके मिजाज में इस कदर दखील थी कि अलाउद्दीन अपने फायदे की कोई बात बादशाह से नहीं कर सकता था। इस बिना पर उसने लश्कर बढ़ाने की इजाजत हासिल करके एक तरह से अपनी ताकत और कुव्वत बढ़ाकर ताजो तख्त का मालिक बनने का तहिया कर लिया था। भेलसा की फतह के बाद जिस कदर माले गनीमत अलाउद्दीन के हाथ लगा था वो सारा जलालुद्दीन खिलजी के हवाले करने और वहां चंद रोज कयाम करने और उसे जाती लश्कर बढ़ाने की इजाजत लेकर अलाउद्दीन खिलजी औद की तरफ चला गया था, इसलिए कि वो अब औद के पूरे सूबे का हाकिम था। पहले सिर्फ कड़ा उसकी निगरानी में था, अब वो उसके निस्बत वसी इलाकों का हाकिम था। दिल्ली से रवाना होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कड़ा शहर का रुख किया। कड़ा पहुंचकर उसने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि साबिक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भतीजे मलिक छज्जो के हामी उन दिनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे। पहले वो मलिक छज्जो के साथ थे। मलिक छज्जो कड़ा का हाकिम था, लिहाजा वो उनकी खूब देखभाल करता था। अब वो रोजी रिज़्क़ की तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगे तो अलाउद्दीन ने फैसला किया कि ये लोग खूब जंगजू हैं, तुर्क हैं, लिहाजा इन सब को अपने लश्कर में शामिल करके अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करेगा। ये फैसला करने के बाद उसने सबसे पहले मलिक छज्जो के हामियों को अपने पास कड़ा में जमा करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ नए नए लश्करी भर्ती करके उनकी तरबियत का काम शुरू कर चुका था,
बल्कि उसने अपने मुखबिर और तलायागर इर्द गिर्द के इलाकों की तरफ भी फैला दिए थे, ताकि वो उसे खबर दें कि आसपास और दूर नजदीक के इलाकों में कौन सा हुक्मरान है जिस पर हमला किया जाए और उससे काफी मालो दौलत हाथ लगे, जिसके बलबूते पर वो हिंदुस्तान का बादशाह बनने की कोशिश करे। आखिर जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को उसके मुखबिरों ने इत्तला दी कि दक्कन के इलाके में देवगढ़ नाम का एक राजा रामदेव है। उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। उन मुखबिरों ने अलाउद्दीन खिलजी को यह भी खबर दी कि यह खजाना इस कदर बड़ा है कि इतना बड़ा खजाना और इस कदर मालो दौलत दिल्ली के सुल्तानों में से भी किसी के पास ऐसा खजाना ना रहा होगा। अपने मुखबिरों और तलायागरों से यह खबर सुनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह तहिया कर लिया कि वो हर सूरत में देवगढ़ के राजा रामदेव पर हमलावर होकर उसके पास जो नस्ल दर नस्ल सदियों से खजाना चला आ रहा है उस पर कब्जा करने के बाद उस दौलत से अपने लश्कर में मजीद इजाफा करेगा और फिर उसी दौलत के बलबूते पर हिंदुस्तान का सुल्तान बनने की कोशिश करेगा। उन हालात के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा तो ओध ही में छोड़ा और 8000 सवारों का एक लश्कर लेकर देवगढ़ पर हमलावर होने के लिए रवाना हुआ। देवगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते इंतहाई दुश्वार गुजार और जंगलों से गुजरते थे। मुख्तलिफ वीरानों और जंगलों से होता हुआ अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और जल्द अज जल्द मंजिल मकसूद तक पहुंच जाना चाहता था। मुअर्रिखीन लिखते हैं, अगरचे अलाउद्दीन की यह तवक्को अक्लो फहमो फरासत से बहुत दूर थी, लेकिन इकबाल मंदी ने उसका साथ दिया और किस्मत ने उसके उस मुश्किल ख्याल को भी मुमकिन कर दिखाया। लगातार सफर करते हुए अलाउद्दीन खिलजी रास्ते में 2 रोज के लिए ठहरा। वहां कयाम करके अपने लश्करियों को आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम किया। उसके बाद उसने बड़ी तेजी से देवगढ़ की तरफ बढ़ना शुरू किया था। इस मौके पर हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से अलाउद्दीन कड़ा और दूसरे इलाकों का हाकिम था। देवगढ़ की जिस मुहिम पर निकला था, ऐसी मुहिम पर जाने के लिए उस पर लाजिम था कि पहले सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से किसी इलाके पर हमलावर होने की इजाजत हासिल करता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पर देवगढ़ पर हमलावर होने का भूत सवार हो गया था। उसके मुखबिरों ने जब इत्तला दी कि देवगढ़ में एक बहुत बड़ा खजाना है और राजा रामदेव के पास उस खजाने के अलावा भी बहुत सा मालो दौलत है जो किसी दूसरे राजा के पास ना होगा, लिहाजा अलाउद्दीन ने देवगढ़ के राजा रामदेव की हर चीज पर कब्जा करने का तहिया कर लिया था और अपना यह मकसद हासिल करने के लिए उसने जलालुद्दीन खिलजी से देवगढ़ पर हमलावर होने के लिए इजाजत भी हासिल ना की थी। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कड़ा से निकलकर सारे रास्ते शिकार खेलता रहा और उस आलम में मंजिल पर मंजिल मारते हुए मुसाफतें भी तय करता रहा। देखने वाले की निगाहें ये अंदाजा लगा रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी उन दिनों फारिग हैं, लिहाजा दूर दराज के इलाकों में शिकार करने के लिए निकला हुआ है। देवगढ़ की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में छोटे छोटे राजाओं की कई राजधानियां पड़ती थी, लेकिन उनमें से अलाउद्दीन ने किसी पर हमलावर होकर उसे नुकसान ना पहुंचाया। आबाद इलाकों से इधर उधर होता हुआ जंगलों वीरानों से गुजरता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। उस मौके पर अपने चंद खास सालारों के सिवा अलाउद्दीन खिलजी ने यह तक जाहिर ना किया था कि उसकी मंजिल क्या है, किस पर हमलावर होने के लिए वो निकला है। 2 माह के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ दफातन दक्कन के एक मशहूर शहर एलिचपुर जा पहुंचा। यहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सियासत से काम लिया। वहां कयाम करके उसने अपने मुखबिर और तलायागर इधर उधर फैला दिए और ये मशहूर करा दिया कि वो दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी की मुलाजमत छोड़कर दक्कन के इलाकों की तरफ आ गया है और अब इन इलाकों में वो चाहता है कि तेलंगाना के राजा राजमंदिरी की खिदमत में हाजिर होकर उसकी मुलाजमत इख्तियार कर ले। यह अफवाह फैलाने से अलाउद्दीन का मकसद ये था कि कोई उसे मशकूक ना समझे और ना ही रास्ते में उस पर कोई हमलावर होने की कोशिश करे। एक तरह से दक्कन के छोटे बड़े हुक्मरानों के जहन में उसने ये बात डाल दी थी कि वो अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत और सरकशी इख्तियार करते हुए दक्कन का रुख किए हुए हैं और अब वो तेलंगाना के राजा की मुलाजमत इख्तियार करके 8000 के लश्कर जो वो लेकर आया है उसके साथ यहीं कायम करेगा। ये अफवाह फैलाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पुरसकून अंदाज में एलिचपुर में कायम किया। यहाँ उसने अपने लश्करियों और सालारों को सुस्ताने और आराम करने का खूब मौका फराहम किया। उसके बाद एकदम एलिचपुर से कूच किया और बड़ी तेजी और सूरत के साथ वो देवगढ़ पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी की खुशकिस्मती कि जिस वक्त वो देवगढ़ पहुंचा उस वक्त देवगढ़ का राजा बजाते खुद तो देवगढ़ में मौजूद था, लेकिन उसकी रानी और बेटा एक मंदिर की जियारत के लिए गए हुए थे और उनके साथ एक खासा बड़ा लश्कर भी था। देवगढ़ के राजा रामदेव को जब खबर हुई कि अलाउद्दीन खिलजी ना ही अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से नाराज होकर इन इलाकों का रुख कर रहा है और ना ही वो तेलंगाना के राजा राजमंदिरी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार करने के लिए आया है, बल्कि वो तो देवगढ़ पर हमलावर होने का इरादा रखता है। ये इंकशाफ होने के बाद
देवगढ़ के राजा रामदेव ने एक लश्कर अलाउद्दीन खिलजी की राह रोकने के लिए रवाना किया। देवगढ़ से लगभग 2 कोस के फासले पर रामदेव का लश्कर अलाउद्दीन और उसके लश्करियों की राह रोके खड़ा हुआ था। वहां अलाउद्दीन खिलजी और राजा रामदेव के लश्कर के दरमियान जंग शुरू हुई। दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर टूट पड़े। रामदेव का लश्कर हर सूरत में अलाउद्दीन को पसपा करके वापस भागने पर मजबूर करना चाहता था। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी तहिया किए हुए था कि राजा रामदेव के लश्कर को शिकस्त देकर वो हर सूरत में देवगढ़ पर कब्जा करके रहेगा। अलाउद्दीन वैसे भी ये सारा काम बहुत जल्द निपटाना चाहता था। उसे उसके मुखबिरों ने इत्तला कर दी थी कि देवगढ़ के राजा रामदेव का बेटा और रानी लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर दूर दराज के एक मंदिर की जियारत के लिए गए हुए हैं। इस बिना पर अलाउद्दीन को भी एहसास था कि रामदेव के बेटे की आमद से पहले उसे देवगढ़ फतह कर लेना चाहिए। उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर देवगढ़ को फतह करने में ताखीर से काम लिया गया और इस दौरान राजा रामदेव का बेटा और उसकी रानी जिस लश्कर के साथ गए हुए हैं वो लश्कर लेकर लौट आए, तब अलाउद्दीन खिलजी के लिए दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। इसलिए कि अलाउद्दीन के पास उस वक्त 8000 सवारों का एक छोटा सा लश्कर था। राजा रामदेव ने अपने जिस लश्कर को अलाउद्दीन खिलजी की राह रोकने के लिए रवाना किया था, देवगढ़ से 2 कोस के फासले पर उसका टकराव अलाउद्दीन खिलजी से हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने रामदेव के उस लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। मौर्रखीन लिखते हैं कि जिस वक्त राजा रामदेव के लश्करी अलाउद्दीन के लश्कर से टकराए तो वो बड़े बदहवास हुए, इसलिए कि वो लोग मुसलमानों की तेगजनी और तीरंदाजी और तरीका जंग से नावाकिफ थे। इसलिए जब जंग के दौरान उन्हें मुसलमानों की नई तरह की तेगजनी और तीरंदाजी का सामना करना पड़ा तो वो घबराकर पहले ही हमले में शिकस्त उठाकर फरार हो गए और सीधे देवगढ़ की तरफ भागे। मुसलमानों ने राजा रामदेव के लश्कर को शिकस्त देने के बाद उनका ताकुब करना शुरू कर दिया। जब ये शिकस्त खोरदा लश्करी देवगढ़ पहुंचे तब देवगढ़ का राजा रामदेव बड़ा परेशान हुआ। उन दिनों उसने देवगढ़ शहर के अंदर जो उसका कसर था उसमें कयाम किया हुआ था। उसे जब अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपने लश्कर की शिकस्त का हाल मालूम हुआ तो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इसी दौरान शिकस्त खोरदा लश्करी भी शहर में दाखिल होना शुरू हो गए थे। साथ ही राजा रामदेव को यह भी खबरें मिलने लगी थी कि अलाउद्दीन उसके लश्कर को शिकस्त देने के बाद बड़ी बरकरफ्तारी से ताकुब करता हुआ देवगढ़ की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। यह सूरत हाल रामदेव के लिए यकीनन तशवीशनाक थी। लिहाजा शहर के कसर से निकलकर अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर वो शहर के किले में महसूर हो गया। किले के सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए। किले की फसील के ऊपर उसने मुहाफिज मुकर्रर कर दिए। उसने तहिया कर लिया था कि किले में महसूर रहकर अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करेगा। उसे यह भी उम्मीद थी कि बहुत जल्द उसकी रानी और उसका बेटा लौटेंगे उनके साथ, क्योंकि लश्कर का बहुत बड़ा हिस्सा था। लिहाजा राजा रामदेव ये उम्मीद लगाए बैठा था अगर देवगढ़ में दाखिल होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसके किले का मुहासरा कर लिया तो ये मुहासरा ज्यादा दिन तक जारी नहीं रह सकेगा, इसलिए कि बहुत जल्द रामदेव का बेटा अपने लश्कर को लेकर लौटेगा। जब ऐसा होगा तो बाहर की तरफ से अलाउद्दीन पर रामदेव का बेटा हमलावर होगा। साथ ही शहर के लोग भी उठ खड़े होंगे और हमलावरों पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। उसके साथ ही रामदेव का यह भी इरादा था कि उसका बेटा लौटकर जब बाहर की तरफ से हमलावर होगा और शहर के लोग भी उठ खड़े होंगे तब वो भी किले से अपने लश्कर के साथ निकलकर हमलावरों पर टूट पड़ेगा। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी कोई कामयाबी या देवगढ़ से कोई फायदा हासिल किए बगैर शिकस्त उठाकर वापस जाने पर मजबूर हो जाएगा। जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले में राजा रामदेव के लश्कर को शिकस्त हुई थी और लश्करी भागकर किले में दाखिल होने के लिए आए थे, उन्हीं दिनों शहर के अंदर कुछ सौदागरों ने कयाम किया हुआ था। वो नमक के सौदागर थे। उस वक्त उनके पास लगभग 3000 नमक के बोरे थे जो उन्होंने किले के पास ढेर की सूरत में जमा कर रखे थे। उन सौदागरों को जब खबर हुई कि राजा रामदेव के लश्कर को अलाउद्दीन खिलजी के हाथों शिकस्त हुई है, शिकस्त खोरदा लश्करी भागकर किले में दाखिल हो रहे हैं और उनके पीछे ही पीछे अलाउद्दीन खिलजी भी अपने लश्कर के साथ देवगढ़ का रुख किए हुए हैं, तब वो सौदागर बड़े परेशान हुए। नमक के बोरे वहीं छोड़कर वो अपनी जानें बचाकर भाग गए। अब जिस वक्त रामदेव अपने तहफ्फुज की खातिर किले के अंदर महसूर होने लगा, उस वक्त उसने और उसके लश्करियों ने देखा कि 3000 के लगभग बोरे पड़े हुए थे और ये सारा सामान सौदागरों का था जो अपना सामान छोड़कर भाग गए थे। तब रामदेव और उसके लश्करियों ने यह ख्याल किया कि ये बोरे गल्ले के हैं। इस बिना पर रामदेव ने हुक्म दिया कि इन सारे बोरों को किले के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। रामदेव का ख्याल था कि मुहासरे ने तूल पकड़ा तो ये जो गल्ले के बोरे हैं ये किले के अंदर काम आएंगे और एक लंबा अरसे तक अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करके किले के अंदर महसूर रहा जा सकेगा। अलाउद्दीन खिलजी भी रामदेव के शिकस्त खोरदा लश्कर के पीछे पीछे देवगढ़ में दाखिल हुआ था। शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले 40 हाथी उसके हाथ लगे
शहर से उसे मालो दौलत की सूरत में भी बहुत कुछ मिला और शहर के अंदर उस वक्त जिस कदर घोड़े थे उन पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। देवगढ़ में दाखिल होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को यह एहसास था कि राजा किले में महसूर हो गया है और अगर किले का मुहासरा तूल पकड़ेगा तो राजा का बेटा जो अपनी रानी मां के साथ बाहर गया हुआ है वो लौटेगा और अलाउद्दीन पर दो तरफा हमले शुरू हो जाएंगे। उन सारे खदशात से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगढ़ में दाखिल होने के बाद एक सियासी चाल चली। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मुन्नादों और मुखबिरों के जरिए देवगढ़ शहर और किले के अलावा आसपास के इलाकों में भी ये मशहूर कर दिया कि मुसलमान सवारों का एक दूसरा लश्कर भी फुला फुला रास्ते से देवगढ़ पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। ये कार्रवाई करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शहर के अंदर हर कारामद चीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि देवगढ़ की सरजमीन जिसने हजारों साल से किसी हमलावर के घोड़ों की टापे ना सुनी थी वो अलाउद्दीन खिलजी की लूटमार और तबाहो बर्बादी का खूब शिकार हुई। बाद अज़ां अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर चढ़ाई शुरू कर दी। किले का उसने बड़ी सख्ती के साथ मुहासरा कर लिया। दूसरी तरफ राजा रामदेव को खबर हुई कि यह तो मुसलमानों का पहला लश्कर है, एक और लश्कर भी उसके पीछे पीछे देवगढ़ का रुख किए हुए हैं। तब वो बड़ा बदहवास हुआ। उसे अंदेशा हुआ कि अगर दोनों लश्कर यहाँ जमा हो गए तो देवगढ़ को मुकम्मल तौर पर तबाहो बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए उसने ये तय किया कि इससे पहले कि मुसलमानों का दूसरा लश्कर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी से सुलह कर लेना ही मुनासिब होगा। गो दूसरा कोई लश्कर नहीं आ रहा था, लेकिन जो अफवाहें अलाउद्दीन खिलजी ने उड़ाई थी बहरहाल वो अपना काम करने लगी थी। ये इरादा करने के बाद राजा रामदेव ने इस ख्याल के पेश नजर अपने खास मुकर्रबीन को, जिसमें अक्सर ब्राह्मण कौम से ताल्लुक रखते थे, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ रवाना किए और अलाउद्दीन खिलजी को यह पैगाम दिया कि इस शहर में तुम्हारा आना हिकमत, दूरंदेशी, एहतियात से बहुत दूर है। राजा ने यह भी कहा कि हमारा शहर क्योंकि लश्कर से खाली है इसलिए तुमने गलबा पाकर जो चाहा कर लिया, लेकिन अपनी इस फतह पर तुम्हें मगरूर नहीं होना चाहिए। आसपास के इलाकों से अनकरीब हमारा अजीमुशान लश्कर जो तादाद के लिहाज से अपना जवाब आप है देवगढ़ पहुंचकर तुम्हें दुरुस्त कर देगा और तुम में से एक शख्स को भी ना छोड़ेगा। और अगर इत्तेफाक से तुम उस लश्कर की गिरफ्त में ना आ सके तो मालवा का राजा, जिसके पास इस वक्त 40,000 सवारों और प्यादों का एक अजीमुशान लश्कर है, और इसके अलावा इर्द गिर्द के राजे जो बड़े बड़े लश्कर रखते हैं, तुम्हारे इरादों से बाखबर होकर रास्ते ही में तुम्हें दबोच लेंगे, तुम्हारे लश्कर के परखचे उड़ा देंगे और तुम में से किसी को भी दहली जाना या कड़ा का रुख करना नसीब ना होगा। इन हालात में तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इससे पहले कि आसपास के सारे राजा तुम्हारे हमले से बाखबर होकर तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर तुल जाएं, तुम यहां से चले जाओ। तुमने हमारे जिन महाजनों और रियाया को गिरफ्तार किया है उनसे नाले बहा यानी आजाद करने का मुआवजा लेकर उन्हें छोड़ दो। अलाउद्दीन खिलजी ने आकिबत अंदेशी और एहतियात से काम लेते हुए देवगढ़ के राजा रामदेव की शराइत मान ली और कैदियों से उस सिलसिले में बातचीत की। उसने देवगढ़ के बहुत से साहूकारों और दीगर साहिब सरवत लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। ये बातचीत करने के बाद उनकी रिहाई के सिलसिले में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 50 मन सोना, कई मन मोती और बेशकीमत कपड़े देने का वादा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने यह सारा सामान कबूल कर लिया और ये तय पाया कि 15 दिन के बाद अलाउद्दीन खिलजी सुबह के वक्त कैदियों को रिहा करके देवगढ़ से रवाना हो जाएगा। लेकिन हालात यकसर तब्दील हो गए, इसलिए कि राजा रामदेव का बेटा, उसकी रानी जो बाहर गए हुए थे, जिनके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर था, उन्हें खबर हो गई थी कि देवगढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया है। लिहाजा रामदेव के बेटे ने अपने लश्कर को अलाउद्दीन की रवानगी के वक्त देवगढ़ से 3 कोस के फासले पर खड़ा कर दिया। इस दौरान तक अलाउद्दीन खिलजी उस शहर के सरकर्दा कैदियों से 50 मन सोना और मनों के हिसाब से बेशकीमत मोती और कपड़ा वसूल कर चुका था। रामदेव का बेटा ये ठाने हुए था कि ये सारी चीजें लेकर जब अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ कड़ा की तरफ जाने के लिए निकलेगा तो वो देवगढ़ के नवाह में उसकी राह रोक कर खड़ा होगा और उस पर हमलावर होकर उसे तबाहो बर्बाद कर देगा। देवगढ़ में जब राजा रामदेव को अपने बेटे की इन तैयारियों का इल्म हुआ तो उसने अपने एक खास आदमी को अपने बेटे के पास भेजा और उससे कहलवाया, जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा था वही कुछ हुआ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रियाया पर वाकई जुल्म हुआ है, तुम इसका ख्याल ना करो, इसकी तलाफी कर दी जाएगी। हमारे लिए मुसलमानों से जंग करना मुनासिब नहीं है, यह अजीब जंगजू कौम है, इससे मुकाबला ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन रामदेव के बेटे ने अपने बाप की नसीहत पर कोई अमल ना किया, इसलिए कि उसके पास उस वक्त जो लश्कर था वो अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर से कई गुना ज्यादा था। साथ ही उसने आसपास के राजाओं से भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ मदद तलब कर ली थी। इस तरह रामदेव के बेटे और दूसरे राजाओं ने मिलकर एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी और उसके 8,000 के लश्कर को घेर कर खत्म करने का फैसला कर लिया था।
दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी दबने वाला नहीं था। इसी दौरान राजपूतों ने अलाउद्दीन को यह पैगाम भेजा, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन जो कुछ मालो दौलत तुमने शहर से हासिल किया है वो वापस उन लोगों में तकसीम कर दो जिन लोगों से लिया गया है, और अपनी सरजमीनों को वापस चले जाओ। इसको गनीमत जानो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे। राजपूतों की यह धमकी सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ताव खा गया, गुस्से में आ गया और उसने राजपूतों का मुकाबला करने की ठान ली। यह धमकी देकर जिस कासिद को रामदेव के बेटे ने रवाना किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसका मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया। अब अलाउद्दीन खिलजी के लिए दो महाज खुल गए थे, एक देवगढ़ के अंदर, एक देवगढ़ के नवाह में 3 कोस के फासले पर। लेकिन अलाउद्दीन जात का तुर्क था, जंग का बड़ा तजर्बा रखता था। उसने अपने एक सालार मलिक नुसरत को सिर्फ 1000 सवारों के साथ देवगढ़ में छोड़ा और बाकी 7000 लश्कर को लेकर रामदेव के बेटे और उसके साथ राजपूतों का मुकाबला करने के लिए देवगढ़ से निकला। देवगढ़ से 3 कोस के फासले पर अलाउद्दीन खिलजी और रामदेव के बेटे के अलावा दूसरे राजपूतों का टकराव हुआ। जंग का बाजार गर्म हुआ। रामदेव के लड़के और आसपास के राजाओं के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी। दूसरे ये लोग बड़ी जांबाजी और जुर्रत से अलाउद्दीन खिलजी पर हमलावर हुए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बड़ी दलेरी का मुजाहिरा करते हुए उनके हमलों को रोकते हुए उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा था। ऐन उस वक्त जब जंग अपने अरूज पर आई थी, मलिक नुसरत, जिसे अलाउद्दीन खिलजी 1000 जंगजुओं के साथ देवगढ़ में छोड़ कर आया था, वो भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया और राजपूतों के लश्कर पर एक तरफ से हमलावर हो गया। मलिक नुसरत का यह हमला कारगर साबित हुआ। राजपूत ये समझे कि मुसलमानों का कोई दूसरा लश्कर उन पर हमलावर होने के लिए पहुंच गया है, लिहाजा वो सहम गए, खौफजदा हो गए और इस ख्याल के तहत राजपूतों के लश्कर की हालत अफरा तफरी का शिकार होकर रह गई थी। इसका नतीजा यह निकला कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक नुसरत के तेज हमलों के सामने राजपूत बदहवास होकर मैदान जंग से भाग खड़े हुए। इस तरह देवगढ़ के नवाह में अलाउद्दीन को फतह हासिल हुई। इस कामयाबी के बाद उसने फिर देवगढ़ का रुख किया और असर-ए-नौ देवगढ़ के किले का उसने मुहासरा कर लिया। इस बार उसने मुहासरे में ज्यादा शिद्दत पैदा की। जंग के दौरान जो महाजन और ब्राह्मण उसके हाथ लगे थे उन्हें उसने कत्ल कर दिया। बाकी कैदियों को, जो रामदेव के रिश्तेदार थे, उनके पांव में जंजीरें और गर्दनों में तोक डालकर किले के सामने खड़ा कर दिया। रामदेव बड़ा परेशान हुआ। इस दौरान उसे यह भी खबर पहुंच चुकी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बेटे के अलावा दूसरे राजपूतों को शिकस्त दी है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसके साथियों और मुकर्रबीन के पांव में जंजीरें और गर्दनों में तोक डालकर किले के करीब खड़ा कर दिया, तब रामदेव ने फैसला किया कि वो अकेला तो अलाउद्दीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा उसे चाहिए कि वो कोंडवाड़ा, मालवा और खानदेश के राजाओं की तरफ पैगाम भिजवाए और उनके खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी से मदद तलब करे। फिर रामदेव की बदकिस्मती के इस दौरान किले के अंदर गले की कमी महसूस होने लगी। रामदेव इस भरोसे में था कि किले के बाहर से जो बोरे अंदर लाए गए हैं उनमें गल्ला है, लिहाजा वो काफी अरसा किले में महसूर लश्कर के काम आ सकता है। लेकिन उनमें गल्ला नहीं, नमक था। गले की जगह नमक देखकर राजा बड़ा परेशान हुआ। गले की कमी महसूस की गई तो रामदेव को बड़ी तशवीश हुई। आखिर बहुत गौर फिक्र के बाद रामदेव ने एक कासिद अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवाया। रामदेव ने यह जाहिर ना किया कि किले के अंदर अनाज की कमी महसूस हो रही है। उसने अलाउद्दीन खिलजी को कहलवाया, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे बेटे ने जहालत और जवानी के गरूर के नशे में आकर जंग की थी। मुझे उम्मीद है कि बेटे की गलतियों की सजा मुझे ना दी जाएगी। जो कासिद ये खत लेकर रवाना हुआ उसे रामदेव ने पोशीदा तौर पर यह कह दिया था कि किले में गल्ला बिल्कुल नहीं है। अगर मुसलमानों ने 3-4 रोज तक और मुहासरा जारी रखा तो अहले किला फाकों की वजह से मर जाएंगे। इसलिए तुम ये कोशिश करना कि सुलह आज ही हो जाए। साथ ये भी कोशिश करना कि अलाउद्दीन पर गल्ले की कमी का राज फाश ना हो। राजा का कासिद अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और उसे राजा का पैगाम दिया। अलाउद्दीन को यह मालूम हो चुका था कि किले में गल्ला बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने सुलह करने में बहुत देर लगाई। आखिरकार राजा के कासिदों ने बड़ी खुशामद करके इस शर्त पर सुलह की कि रामदेव इस वक्त अलाउद्दीन खिलजी को 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन लाल याकूत, अलमास और जमर्रुद, 1000 मन चांदी, 4000 रेशमी कपड़े और बहुत सी दूसरी अशिया जिनकी बड़ी लंबी फहरिस्त थी, अलाउद्दीन खिलजी को पेश करेगा। साथ ही उन एलचियों ने यह भी वादा किया कि एलिचपुर का सूबा भी राजा रामदेव अलाउद्दीन के कब्जे में दे देगा और अगर वो ऐसा ना करना चाहे तो उस सूबे का सालाना मौसूल साल हर साल अलाउद्दीन खिलजी की तरफ रवाना किया जाता रहेगा। उन तमाम अशिया और नजरानों के इवज अलाउद्दीन सारे कैदियों को रिहा कर दे और वो लश्कर जो दहली से दक्कन को फतह करने के लिए रवाना हुआ है उसे रास्ते ही से वापस कर दे।
नीज वो ये भी काम करे कि दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और रामदेव के दरमियान सुलह करवाकर ऐसे मजबूत ताल्लुकात कायम करवा दे कि फिर दोनों सल्तनतों में जंग ना हो। अलाउद्दीन खिलजी ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। सारा सामान उसने वसूल कर लिया। जिन लोगों को उसने कैद किया था उन्हें आजाद कर दिया। 25 रोज तक उसने देवगढ़ में कयाम किया। उसके बाद सारा सामान, घोड़े, हाथी वगैरह लेकर वो देवगढ़ से रवाना हो गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिस कदर मालो दौलत, जवाहिरात, मालो असबाब, हाथी, घोड़े अलाउद्दीन खिलजी को देवगढ़ से हासिल हुए, इतनी दौलत कभी किसी दिल्ली के बादशाह के पास भी जमा ना हुई होगी। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि अक्सर औकात गैबी इमदाद का ज़हूर मुख्तलिफ हुक्मरानों के हक में हो जाता है और इस तिलिस्माते जहां में अक्सर इकबालमंदों के नामुमकिन मंसूबे भी उनकी खुशकिस्मती से मुमकिन बनकर रह जाते हैं। लेकिन कुदरत ने जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी की मदद की, उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। जितनी दौलत उसके कब्जे में आई उतनी शायद ही किसी और को मुयस्सर हुई हो। यह तो जाहिर ही है कि कड़ा से लेकर देवगढ़ तक कितनी तवील मुसाफत थी। उतनी तवील मुसाफत को तय करना ही बहुत बड़ा काम था। दूसरे मालवा, कोंडवाड़ा और खानदेश वगैरह के राजाओं के हाथों से सही सलामत निकल आना खूबी किस्मत की बहुत बड़ी दलील है। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि दुश्मन का देवगढ़ के नवाह से नमक के बोरों को गल्ला समझकर किले में ले जाना और अलाउद्दीन का थोड़े से दिनों में इतनी बेशुमार दौलत को हासिल कर लेना, फिर उन्हीं दुश्मनों के दरमियान से सही सलामत निकलना, तमाम मुश्किलात को झेलकर वापिस होना कोई मामूली और आसान बात ना थी। जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी कड़ा से निकलकर राजा रामदेव के इलाके देवगढ़ पर हमलावर होने के लिए चला गया था, उन दिनों सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को जब अलाउद्दीन की तरफ से कोई खबर ना मिली तब वो किसी कदर परेशान हुआ। अलबत्ता अलाउद्दीन खिलजी देवगढ़ जाने के बाद जो अपना नायब मुकर्रर करके गया था, वो उसकी अदम मौजूदगी में कड़ा की हुकूमत के फराइज अंजाम देता रहा। कभी कभार वो जलालुद्दीन की खिदमत में उस मजमून का खत भी लिख देता कि अलाउद्दीन आजकल किसी बागी की गारतगरी में मसरूफ है और अनकरीब अपने हालात तफसील के साथ जलालुद्दीन को लिख भेजेगा। इस तरह 6 माह गुजर गए। इस दौरान अलाउद्दीन का एक खत भी बादशाह की खिदमत में न आया। उसी जमाने में अलाउद्दीन की बगावत की अफवाहें एक पेशगोई की तरह दिल्ली के हर छोटे बड़े की जबान पर आईं। जलालुद्दीन को अपनी बीवी और अलाउद्दीन की बाहमी नाराजगी की कैफियत मालूम थी, लेकिन यह नेक तबीयत और रहमदिल बादशाह अलाउद्दीन की तरफ से कतन बदगुमान न हुआ। उन अफवाहों के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ निकला। शिकार का इरादा किया और उस सिलसिले में उसने ग्वालियर का रुख किया। चंद माह तक उसने ग्वालियर में कयाम किया और वहां एक बहुत बड़ा और बुलंद गुंबद तामीर करवाया और एक चबूतरा बनवाया। उन्हीं दिनों में जलालुद्दीन खिलजी को यह खबरें मिली कि अलाउद्दीन ने देवगढ़ फतह कर लिया है, लेकिन खुद अलाउद्दीन की तरफ से कोई इत्तला न आई। जलालुद्दीन खिलजी को यह भी इत्तला मिली कि देवगढ़ की फतह से अलाउद्दीन को इतना मालो असबाब और दौलत हाथ आई है कि इससे पहले किसी बादशाह को मुयस्सर ना हुई होगी। पहले तो सुल्तान जलालुद्दीन को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि उसका भतीजा अलाउद्दीन कड़ा से निकलकर देवगढ़ पर हमलावर हुआ है और उसने अलाउद्दीन खिलजी की इकबालमंदी और उसकी कामयाबी को अपनी रिफ़्फ़त शान समझा। लेकिन जलालुद्दीन के वो मुकर्रबीन जो आकिबत अंदेश और बालिग नजर थे, उनकी निगाहें कुछ और ही देख रही थी। उन्हें यह मालूम था कि जलालुद्दीन की बीवी और अलाउद्दीन में रंजिश है। इसके अलावा यह अमर भी उनकी निगाहों में था कि अलाउद्दीन ने बादशाह की इजाजत के बगैर दक्कन की मुहिमों को सर करके कसीर दौलत हासिल की है। उन लोगों को यकीन था कि इस दौलत की वजह से अलाउद्दीन जलालुद्दीन के खिलाफ बगावत भी खड़ी कर सकता है, लेकिन वो अपने उन ख्यालात का इजहार बादशाह के सामने ना कर सकते थे। ग्वालियर में एक रोज जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सारे मुसाहिबों, मुशीरों और उमारा को अपने पास जमा किया और उनसे मशवरा किया कि उसका भतीजा अलाउद्दीन देवगढ़ से इस कदर मालो दौलत और साजो सामान लेकर आ रहा है। इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? अपनी जगह पर खामोश रहना चाहिए या आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करना चाहिए? बादशाह के उस इस्तफसार पर पहले सब ने मशवरा किया। फिर बादशाह को जवाब देने के लिए मलिक हबीब का इंतखाब किया, जो बादशाह के करीब था और बादशाह उसकी इज्जत भी किया करता था। हबीब अहमद सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मालो दौलत और लश्कर की कसरत हमेशा बगावत और सरकशी का सबब बनती है। यह अच्छी तरह जाहिर है कि जिन लोगों ने मलिक छज्जो को बहला फुसला कर आपके खिलाफ बगावत खड़ी की, आपकी इताअत से मुनहरिफ कर दिया, आज वही लोग अलाउद्दीन के इर्द गिर्द जमा है और उन्हीं लोगों के मशवरे से अलाउद्दीन ने शाही इजाजत के बगैर दक्कन की मुहिम सर की है। इस सिलसिले में कोई कुछ नहीं कह सकता कि अब अलाउद्दीन के क्या इरादे हैं। ताहम इस मौके पर मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने लश्कर के साथ चंद्रहरी तक सफर करें और वहां जाकर कयाम करें, क्योंकि चंद्रहरी वो मकाम है जो अलाउद्दीन के रास्ते में आता है।
देवगढ़ से वो कड़ा की तरफ जाएगा तो चंद्रहरी के पास से ही गुजरेगा। जब अलाउद्दीन को शाही लश्कर के आने की खबर मिलेगी तो वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, इसलिए कि उसका लश्कर दूर दराज सरजमीनों की मुहिम सर करके वापिस आ रहा होगा और सारा लश्कर दौलत और मालो असबाब से लदा फंदा होगा। हर लश्करी घर जाने के लिए बेचैन होगा। मार्का आराई से हर कोई बेजार होगा। नीज हाथियों और बार बरदारी के सामान की वजह से जल्द सफर करना भी मुमकिन ना होगा। उन हालात में अलाउद्दीन के पास इसके सिवा कोई चाराकार नजर न आएगा कि वो बादशाह के सामने हाजिर हो और जो मालो असबाब और दौलत वो देवगढ़ से ला रहा है वो सब बादशाह की खिदमत में पेश कर दे। हबीब अहमद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ फिर कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, आपको चाहिए कि नकद दौलत और हाथियों को खुद कबूल कर लें, क्योंकि ये चीजें शाही लवाजमात में से हैं। बकिया तमाम मालो असबाब और अशिया अलाउद्दीन को बख्श देनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए यह मुनासिब होगा कि वो मलिक छज्जो और दूसरे फितना बरदार लोग जो इस वक्त अलाउद्दीन के गिर्द जमा हैं अलहदा कर दिए जाएं और ऐसे लोगों को दूर दराज की सरजमीनों में जला वतन कर दिया जाए और अलाउद्दीन की जागीर में माकूल इंतजाम करके उसे मुतमईन कर दिया जाए। इसके बाद सुल्तान मोहतरम, आपको चाहिए कि अलाउद्दीन को आप कड़ा जाने की इजाजत दे दें और पसंद करें तो अपने साथ दिल्ली में ले जाएं, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि आपकी बीवी और अलाउद्दीन की नाराजगी सब लोगों में मशहूर है। इस सिलसिले में आप भी बाखबर हैं। अगरचे ये मामला कभी भी शाही मजलिस में जेर बहस नहीं आया, लेकिन शाही खानदान के इन दोनों अफराद की बाहमी रंजिश अब अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। इसी बिना पर अलाउद्दीन खिलजी दारुल हुकूमत दिल्ली से दूर ही रहता है। हबीब अहमद मजीद कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी नाराज शख्स से गाफिल होकर उसे उसकी हालत पर छोड़ देना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अगर बादशाह ने इस मामले को मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और इसकी सलाह ना की और दिल्ली वापस चले गए तो अलाउद्दीन अपने खजाने, हाथियों और दीगर मालो असबाब के साथ जो शाही लवाजिम है कड़ा पहुंच गया तो इसका नतीजा अच्छा ना होगा। इस सूरत हाल में यह समझना होगा कि आपने खुद अपने हाथों से अपने जवाल की बुनियाद रख दी है और अपने खानदान की तबाही और बर्बादी का आगाज कर दिया है। हबीब अहमद जब खामोश हुआ तब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का एक और सालार फखरुद्दीन कूची सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, अभी तक ये बात पूरी तरह पाया तहकीक को नहीं पहुंची कि अलाउद्दीन इस तरफ आ रहा है और ये कि उसके पास बहुत सा मालो दौलत और असबाब है। इसलिए जब तक इन मामलात की पूरी तहकीक ना हो जाए उस वक्त तक इस सिलसिले में गौर व फिक्र करना बिल्कुल बेकार है। और जब इन खबरों की तस्दीक हो जाए तो हम अपने लश्कर के जरिए उसे रास्ते ही में रोक देंगे, क्योंकि अलाउद्दीन ने बगैर शाही इजाजत के देवगढ़ पर हमला किया है। इसलिए वो हमारी लश्कर कशी से खाइफ होकर जहां तक पहुंच गया होगा वहीं से पलट जाएगा और जिधर मुंह उठेगा वहीं जाकर कयाम पजीर हो जाएगा। इस बरसात के मौसम में उसका ताकुब करना मुनासिब ना होगा, लिहाजा वो जहां जाए उसे जाने देना चाहिए। मशहूर मिसल है कि पानी तक पहुंचने से पहले जूता नहीं उतारना चाहिए। हमें भी इसी तरह अमल करने की जरूरत है। अगर अलाउद्दीन मालो असबाब के साथ कड़ा पहुंच गया और उसकी बदनीयती साबित हो गई तो हम एक ही हमले में उसका काम तमाम करके रख देंगे। फखरुद्दीन कूची के अल्फाज सुनकर हबीब अहमद बड़ा खफा हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, खुदा के लिए जरूरत से ज्यादा तन आसानी से काम ना लो, वरना वक्त हम लोगों को धोखा दे जाएगा। मुझे सबसे पहले तुम यह बताओ कि जब अलाउद्दीन बादशाहों की तरह शानो शौकत के साथ कड़ा पहुंचकर लखनौती पर हमला करेगा तो क्या तुम उस वक्त उसके मुकाबले में कामयाब हो जाओगे? मलिक हबीब अहमद की ये सारी बातें सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बड़े गौर से सुनता रहा और उसकी बातों को उसने नापसंद किया और उससे रंजीदा खातिर हुआ और उसे खुद गरज के लकब से मुखातिब करके कहने लगा, तुम तो हमेशा ही अलाउद्दीन से बदगुमान रहते हो। मैंने उसे अपनी आगोश में पाला है और हमेशा उसे अपना बेटा समझा है। यह तो हो सकता है कि मेरे हकीकी बेटे मेरे मुकाबले में उतर सकते हैं, लेकिन यह नामुमकिन है कि अलाउद्दीन मुझसे बगावत करे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की जबान से यह कलिमात सुनकर हबीब अहमद बहुत रंजीदा हुआ और बादशाह के पास से उठकर बाहर चला गया। बाहर निकलकर हबीब अहमद ने सुल्तान जलालुद्दीन की हालत पर बड़ा अफसोस किया और दिल ही दिल में कहने लगा, यह अहमक बादशाह खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, खुदा जाने इसका क्या अंजाम हो। हबीब अहमद के उठकर जाने के बाद जलालुद्दीन ने फखरुद्दीन कूची की बहुत तारीफ की और मलिक हबीब अहमद की तजवीज पर अमल करने की बजाय उसने फखरुद्दीन कूची का कहा माना और अपने लश्कर के साथ वो दिल्ली की तरफ कूच कर गया। अभी जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचा ही था कि कड़ा से अलाउद्दीन का एक खत आया। उस खत का मजमून कुछ इस तरह था, मैं 31 हाथी, तमाम कीमती घोड़े और गिरा कदर साजो सामान, जवाहरात और रेशमी कपड़े वगैरह जो कि देवगढ़ से मेरे हाथ लगे हैं बादशाह की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। चूंकि मैं एक मुद्दत से हजूर से जुदा हूं, दूरी और रास्तों के बंद हो जाने की वजह से सिलसिला मुरासलत भी मुनक़ते रहा है।
इसलिए मैं और मेरे साथी शाही एताब के खौफ से बड़े परेशान हैं। अगर सुल्तान खुद अपने कलम से एक फरमान मेरे और मेरे हम सफरों के नाम लिखकर भिजवा दें तो बड़ी इनायत होगी। इसके बाद मैं बड़े शौक से सुल्तान मोहतरम की खिदमत में हाजिर होकर तमाम मालो असबाब और दौलत हजूर के कदमों में पेश कर दूंगा। जलालुद्दीन खिलजी जैसा नरम मिजाज बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सियासत को समझ ना पाया, उसकी मक्कारी के दाम में बुरी तरह फंस गया। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने के ख्वाब देख रहा था। वो लखनौती जाने की तैयारी में मसरूफ था। उसने अपने एक सालार जफर खान को ओद भेजकर कश्तियां मुरत्तब करवाने का काम शुरू करवा दिया था। अलाउद्दीन का इरादा यह था कि जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कड़ा के सफर के लिए रवाना हो तो वह खुद लखनौती पहुंचकर जलालुद्दीन खिलजी की मुखालफत का ऐलान कर देगा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को जब अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी का खत मिला तो अपनी नरम मिजाजी और रहमदिली की वजह से अलाउद्दीन के खिलाफ जिस कदर उसके शिकवे थे जाते रहे। उमारा ने अलाउद्दीन के मुतालिक जिन जिन खदशात का इजहार किया था वो भी रफा हो गए। उसके बाद जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन की ख्वाहिश के मुताबिक एक मोहब्बत भरा फरमान लिखकर अपने दो खास खुद्दाम के हाथ अलाउद्दीन के पास कड़ा शहर की तरफ रवाना किया। ये दोनों कासिद जब कड़ा पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि अलाउद्दीन तो अपने चचा जलालुद्दीन के खिलाफ बिल्कुल बागी हो रहा है और उसके तमाम साथियों की हालत भी उसी जैसी है। वो सभी जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ हो चुके हैं। उन कासिदों ने क्योंकि कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी और उसके सारे सालारों के इरादों को भांप लिया था, अलाउद्दीन खिलजी को खदशा हुआ कि वापस जाकर ये इस सूरत हाल से उसके चचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को आगाह कर देंगे। लिहाजा अलाउद्दीन ने उन कासिदों को अपने पास रोक लिया और उन पर कड़ा और सख्त पहरा लगा दिया ताकि जलालुद्दीन खिलजी तक किसी किस्म की इतला ना पहुंच सके। उन कासिदों के वापस न आने की वजह से जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मुतालिक असल हालात से बिल्कुल बेखबर रहा। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी का भाई अलमास बेग, जो उन दिनों दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी के पास ही कयाम किए हुए था, वो अलाउद्दीन खिलजी की तर्जुमानी करता रहा। अलमास बेग अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था। अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी की वकालत करते हुए यह अलमास बेग सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दिल में अपने भाई अलाउद्दीन की मोहब्बत के नकूश गहरे करता रहा। वो बादशाह से बार बार कहता, सुल्तान से अलाउद्दीन खिलजी की नाराजगी बहुत मशहूर हो गई है, इसलिए मुझे खौफ है कि कहीं मेरा भाई नदामत की वजह से खुदकुशी ना कर ले। इसलिए कि सुल्तान की इजाजत के बगैर वो देवगढ़ पर हमलावर हुआ और वहां से कोई खत भी उसने सुल्तान के नाम अरसाल ना किया। और वो ये भी कहता कि यह मामला खुद अलाउद्दीन के नजदीक एक बहुत बड़ा जुर्म है। अलमास बेग की उन बातों का बादशाह पर बहुत असर हुआ। उन्हीं दिनों अलाउद्दीन खिलजी का एक खत अपने भाई अलमास बेग के नाम दिल्ली पहुंचा, जिसमें उसी किस्म के ख्यालात बयान किए गए थे। उसने खत में लिखा था, मुझ पर बादशाह के इस कदर एहसानात हैं कि अगर मैं उन्हें लिखना भी चाहूं तो लिख नहीं सकता। बादशाह मेरा चचा ही नहीं बल्कि बाप भी है और मेरी जान का मालिक भी है। बादशाह की नाराजगी की वजह से जिंदगी मेरे लिए एक आजाब बनकर रह गई है। अगर तुम्हें यह अच्छी तरह मालूम हो गया हो कि बादशाह मेरी जान का दुश्मन है और मुझे कत्ल करना चाहता है तो फौरन मुझे लिखो ताकि मैं जहर खाकर अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लूं या किसी दूसरे मुल्क की तरफ चला जाऊं। अलाउद्दीन खिलजी और अलमास बेग खिलजी दोनों भाई आपस में मिले हुए थे और अपने चचा जलालुद्दीन के खिलाफ उन्होंने इत्तेहाद बना लिया था। अलाउद्दीन का खत आया तो अलमास बेग ने यह खत जलालुद्दीन खिलजी को दिखाया और ऐसी खुशामदाना गुफ्तगू की कि सुल्तान जलालुद्दीन को अलाउद्दीन के खत की तहरीर पर पूरा यकीन आ गया। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने एक और खत पोशीदा तौर पर अपने भाई अलमास बेग खिलजी के नाम लिखा, जिसका मजमून कुछ इस तरह था, अगर बादशाह दौलत हासिल करने के लालच में गिरफ्तार होकर किसी तरह तन्हा इधर चलाए तो हमारा काम बन जाए। अलमास बेग खिलजी को जब अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी का यह खत मिला तो वो फौरन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की खिदमत में हाजिर हुआ और मसनूई अंदाज में रोते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए वो जलालुद्दीन खिलजी को मुखातिब करके कहने लगा, बेहतर यही है कि हजूर अकेले ही कड़ा का सफर इख्तियार फरमाए और इससे पहले कि मेरा भाई खुदकुशी कर ले या किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, आप वहां पहुंचकर उसे समझाएं, तसल्ली दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जानिसार पहले से भी ज्यादा आपके ममनूने एहसान होंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो भोला भाला रहमदिल था, वो अलमास बेग की बातों में आ गया। गौर फिक्र और किसी से मशवरा किए बगैर ही उसने अलमास बेग से कहा, जल्द अज जल्द कड़ा पहुंच जाओ और मेरी तरफ से अलाउद्दीन को दिलासा दो और इत्मीनान दिलाओ। तुम उसे खुदकुशी करने ना देना और ना ही किसी और मुल्क में जाने देना। तुम कड़ा पहुंचो, मैं भी जल्द अज जल्द तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचूंगा। अलमास बेग सुल्तान जलालुद्दीन का यह हुक्म मिलने के साथ ही उसी वक्त चंद सवारों के साथ दिल्ली से कड़ा की तरफ रवाना हो गया। कड़ा पहुंचकर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। अलमास बेग ने अलाउद्दीन को मुबारकबाद दी
कि खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे तीर निशाने पर बैठे हैं। अलमास बेग ने कड़ा पहुंचकर जब सुल्तान जलालुद्दीन की पूरी कैफियत अलाउद्दीन से कही तो अलाउद्दीन की खुशी की कोई इंतहा न थी। उसने अलमास बेग से मशवरा किया और दोनों भाइयों के दरमियान ये तय पाया कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी मालो दौलत के लालच में जरूर अकेला ही यहाँ आएगा। मुनासिब यही है कि सबसे पहले सुल्तान का काम तमाम कर दिया जाए और जब सुल्तान के मारे जाने के बाद उसका बड़ा बेटा अरकली खान तख्त नशीन होकर मुल्की इंतजामात की तरफ मुतवज्जे होगा तो हम दोनों भाई लखनौती पर लश्कर कशी करके बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करते हुए दिल्ली का रुख करेंगे और तख्तो ताज के मालिक बन जाएंगे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी जिंदगी पर अब मौत के साए मंडलाने लगे थे, वो अलाउद्दीन और उसके भाई अलमास बेग की बातों में आकर बुरी तरह हवास बाख्ता था। उसने किसी अमीर मुशीर या सालार की राय की परवाह न की और कड़ा के सफर का पूरा पूरा इरादा कर लिया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को दरअसल ये खदशा भी था कि अगर अलाउद्दीन कहीं और चला गया तो उसके पास जो दौलत, माल और जरो जवाहिरात हैं वो सब अपने साथ ले जाएगा और उनमें से कोई भी चीज दिल्ली पहुंचकर शाही खजाने में जमा ना कराई जा सकेगी। चुनाचे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी सिर्फ 500 सवारों को साथ लेकर कश्तियों के जरिए अलाउद्दीन खिलजी की तरफ रवाना हुआ। रवानगी के वक्त उसने अपने काबिल एतमाद सालार अहमद हबीब को यह हुक्म दिया कि वो लश्कर को लेकर खुश्की के रास्ते कड़ा पहुंचे। अलाउद्दीन को जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की आमद की खबर हुई तो उसने दरियाए गंगा के पार उतरकर मानकपुर के मकाम पर अपने लश्कर के साथ डेरे डाले। रमजान की 17 तारीख को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन और अलमास बेग को नजर आया। सुल्तान को देखकर अलाउद्दीन के लश्कर ने बज़ाहिर शानो शौकत के इजहार और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का इस्तकबाल करने के लिए अपने आप को मुसल्लह करना शुरू किया। हाथियों और घोड़ों को तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन बातिन में उनका कोई और ही मकसद था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग को सुल्तान जलालुद्दीन के इस्तकबाल के लिए रवाना किया और उसे हिदायत दी कि जिस तरह भी मुमकिन हो सुल्तान को उसके साथियों से अलग करके तन्हा किनारे पर लाया जाए। अलाउद्दीन के कहने पर अलमास बेग उसी वक्त रवाना हुआ और बादशाह की खिदमत में पहुंचा और कहने लगा, अगर मैं कड़ा में एक दिन की भी ताखीर से पहुंचता तो अलाउद्दीन खुदकुशी कर चुका होता। मैंने यहां आकर उसे अच्छी तरह समझाया, लेकिन अभी तक उसके दिल में खौफ बाकी है। हो सकता है वो आपके साथ आपके इन साथियों को देखकर फरार हो जाए और किसी दूसरी जगह चला जाए। अलमास बेग के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान जलालुद्दीन ने कश्तियों में सवार जो अपने साथी थे उन्हें कश्तियों ही में रहने का हुक्म दिया और अपने चंद साथियों के साथ अलमास बेग के साथ कश्ती में ही आगे बढ़ा। अलमास बेग ने एक दूसरी चाल चली और कहने लगा, अब आप अलाउद्दीन खिलजी के बिल्कुल करीब आ गए हैं। वो सामने ही खड़ा है। मेरे ख्याल में वो आपको देखकर लरस कांप रहा होगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने चंद मुसल्ला मुसाहिबों को भी अलहदा कर दें, वरना अलाउद्दीन इन लोगों को आपके साथ देखकर अपने लिए खतरे का गुमान करके आपकी इनायात से मायूस हो सकता है। यह सुनकर सुल्तान ने अपने साथियों को हथियार उतार देने का हुक्म दिया। जब आगे बढ़े तो जलालुद्दीन और उसके साथियों ने देखा कि अलाउद्दीन हथियार बंद होकर इस्तकबाल के लिए आ रहा है। उसके साथ मुसल्ला जवान भी थे। उस मौके पर जलालुद्दीन खिलजी के मुसाहिबों को अलाउद्दीन के इरादों की खबर हो गई थी और वो अलमास बेग के मकरो फरेब से पूरी तरह वाकिफ हो गए थे। लिहाजा उस मौके पर जलालुद्दीन खिलजी के एक जाननिसार अमीर मलिक खुरम ने अलमास बेग को मुखातिब करके कहा, हम लोग तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ तक बिल्कुल निहत्ते आए हैं और हमने अपने तमाम हथियार उतार डाले हैं, लेकिन तुम सब लोग मुसल्ला हो और लड़ाई के लिए तैयार मालूम होते हो। खुरम के जवाब में अलमास बेग कहने लगा, मेरे भाई की यह ख्वाहिश है कि वो अपने लश्कर को आरास्ता और मुसल्लाह करके सुल्तान के मुआयने के लिए पेश करे और खुद हाजिर खिदमत होकर आदाब बजा लाए। उन सब बातों को देखकर भी जलालुद्दीन खिलजी पर कोई असर न हुआ और वो अलाउद्दीन खिलजी और अलमास बेग दोनों पर आंखें बंद करके एतमाद और भरोसा करता रहा। और जब मौत आती है तो इंसान वैसे ही अकल का अंधा हो जाता है। उस मौके पर अलमास बेग पूरी चालाकी और अय्यारी से काम ले रहा था और उसकी उस चालाकी और अय्यारी को जलालुद्दीन खिलजी समझ ना सका था। कहते हैं उस मौके पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने शिकायत आमेज अंदाज में यह जुमला कहा था, मैं तो इस कदर दूर दराज का सफर तय करके आया हूं, साथ ही मैं रोजे से भी हूं और अलाउद्दीन से मिलने आ रहा हूं, लेकिन उससे इतना भी ना हो सका कि कश्ती में बैठकर थोड़ी दूर तक मेरे इस्तकबाल के लिए ही आ जाता। जलालुद्दीन खिलजी के जवाब में अय्यार अलमास बेग कहने लगा, मेरा भाई ये पसंद नहीं करता कि वो खाली हाथ हजूर की खिदमत में हाजिर हो। उसकी ख्वाहिश है कि बेशकीमत साजो सामान, गिरा कदर जवाहिरात और कीमती घोड़े और हाथी लेकर आपकी पाबोसी का शरफ हासिल करे। अलाउद्दीन ने आपके लिए इफ्तार का एहतमाम भी किया है और उसे तवक्को है कि आप अपनी बुजुर्गाना शफकतों से नवाज कर
अलाउद्दीन के पास रोजा इफ्तार करेंगे ताकि ये एजाज हासिल करके वो अपने साथियों में फख्र के साथ सर ऊंचा कर सके। कश्ती में बैठे ही बैठे अलमास बेग और अपने दूसरे साथियों के साथ जलालुद्दीन खिलजी साहिल पर उस जगह आया जहां अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। कहते हैं जिस वक्त कश्ती किनारे पर पहुंची उस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। असर का वक्त था, कश्ती किनारे से लगी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कश्ती से उतरा। अलाउद्दीन ने आगे बढ़कर सुल्तान का इस्तकबाल किया और उसके कदमों पर अपना सर रख दिया। जलालुद्दीन ने प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बड़े लुत्फ आमेज लहजे में कहने लगा, मैंने तुझे बड़े प्यार और लाड से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अपने हकीकी बेटों से ज्यादा तुझे अजीज रखा। तेरे बचपन की बू अभी तक मेरे कपड़ों से नहीं गई, फिर भला तेरे दिल में यह ख्याल कैसे पैदा हो गया कि मैं तेरे खिलाफ हूं और तेरा बुरा चाहता हूं। यह कहकर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ा। अलाउद्दीन ने उस मौके पर उन लोगों को इशारा किया जिन्हें उसने सुल्तान जलालुद्दीन का काम तमाम करने के लिए मुकर्रर किया था। समाना शहर के रहने वाले एक जलील लश्करी ने, जिसका नाम महमूद बिन सालम था, आगे बढ़कर सुल्तान जलालुद्दीन पर तलवार का एक वार किया। सुल्तान जलालुद्दीन बूढ़ा होने के बावजूद बड़ा हौसलामंद, दलेर और शुजा था। तलवार का वार खाकर भी सह गया और जवानों की तरह कश्ती की तरफ दौड़ा। साथ ही कहने लगा, ऐ बदबख्त अलाउद्दीन, तूने ये क्या किया? अभी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी कश्ती तक पहुंचा भी ना था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक और सरदार इख्तियारुद्दीन उसकी तरफ लपका। हालांकि इख्तियारुद्दीन पर सुल्तान जलालुद्दीन की बड़ी मेहरबानियां थी, लेकिन वो भी नमक हरामी पर उतरा हुआ था। इख्तियारुद्दीन ने बादशाह को पछाड़कर उसका सर काट लिया। उस वक्त सूरज गरूब होने के करीब था। बादशाह का सर लेकर इख्तियारुद्दीन अलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के वो हमराही और साथी जो कश्ती में उस वक्त बैठे हुए थे, उन्हें भी अलाउद्दीन खिलजी के मुसल्लह जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करने के बाद कातिलों ने जलालुद्दीन के सर को नेजे पर लटकाकर कड़ा और मानकपुर की गलियों में उसकी तशहीर की और फिर वहां से ओद ले गए। गोया ये कातिल लोगों को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का कटा हुआ सर दिखाकर ये कहना चाहते थे कि ऐसे शख्स की यही सजा है जो इस बेवफा दुनिया पर फिदा हो, औलाद और रिश्तेदारों से कुव्वत हासिल करके हजारों मुश्किलों से उनकी देखभाल करे और अपना खूने जिगर पिला पिलाकर उनको पाले पोसे, और फिर जो शख्स हजार हाथ तमन्नाओं के साथ लालच और हिर्स की जमीन में फूलों का बीज बोता है, वो फूल की जगह कांटे ही चुनता है। और जो शख्स भी इस दुनिया से नेकी की उम्मीद रखता है, उसकी आंखों में जफाओं और बेवफाइयों की धूल झोंकी जाती है। जो शख्स अपने हाथों से बुराई के दरवाजे को खटखटाता है, वो एक लम्हे के लिए भी आराम से सो नहीं सकता। ऐसा शख्स सोए हुए फितने जगाकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद कर लेता है। बहरहाल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का ताज अलाउद्दीन खिलजी के सर पर चला गया। उसकी तख्त नशीनी की मुनादी करा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी के तमाम साथी जो जलालुद्दीन के कत्ल की साजिश में शरीक थे, बहुत जल्द उस खूने नाहक की सजा में बुरी तरह मौत से हमकिनार हुए। वो सरदार जो सुल्तान जलालुद्दीन के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस थे, उनमें एक महमूद बिन सालम, दूसरा इख्तियारुद्दीन, तीसरा अलमास बेग, इसके अलावा कुछ और भी थे। जहां तक महमूद बिन सालम का ताल्लुक है, तो 1 साल के बाद वो कोढ़ के मरज में मुब्तला हुआ। उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरता रहा। इस तरह वो खत्म हो गया। इख्तियारुद्दीन, जिसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सर काटा था, वो पागल हो गया और अपने होशो हवास बिल्कुल खो बैठा। उसकी एक कैफियत हो गई कि बदहवासी के आलम में जोरों शोर से चिल्लाया करता था, जलालुद्दीन हाथ में तलवार लिए हुए मेरा सर काट रहा है, मुझे बचाओ। अलाउद्दीन खिलजी का भाई अलमास बेग और दूसरे मुजरिम भी 3-4 साल के अंदर अंदर तबाहो बर्बाद होकर रह गए और उनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बाद बज़ाहिर अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का सुल्तान बना। अगरचे कुछ अरसे तक वो बड़े ऐशो इशरत से जिंदगी बसर करता रहा, लेकिन आखिरकार वो बातनी तौर पर एक कर्ब और एक अजाब में मुब्तला हो गया था। उसका खानदान खुद उसके हाथों तबाहो बर्बाद हुआ। उसने अपने भाइयों और बेटों वगैरह को नजरबंद कर दिया और अपने काबिल एतमाद हमराहियों और दरबारियों को मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन खिलजी के मुलाजिमों और गुलामों ने अलाउद्दीन की जिंदगी ही में उसके बेटों और अहले खानदान वगैरह पर जो जुल्मो सितम ढाए, उनकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। जलालुद्दीन खिलजी के बाद हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की औलाद से बड़ा बुरा सलूक किया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दोनों बेटों और दामाद अलगो खान की आंखों में सलाइयां फेरकर उन्हें अंधा कर दिया गया। मलिक हबीब अहमद, जिसने सारी उम्र सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से वफादारी की थी और जान निसारी का सबूत दिया था,
उसे भी आंखों से महरूम कर दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी के दोनों बेटों को बसारत से महरूम करने के बाद किले में कैद कर दिया गया। सुल्तान जलालुद्दीन के बड़े बेटे अरकली खान के 2 बेटे थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि सुल्तान जलालुद्दीन के वफादार अमीर मलिक हबीब अहमद, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बीवी और उनके बेटों की बीवियों को दिल्ली के जिंदान में डाल दिया था। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी अपने ही मोहसिन और मुरब्बी, अपने ही चच्चा और ससुर का खात्मा करने के बाद हिंदुस्तान का सुल्तान बन बैठा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।